नमस्कार साथियों, आज इंग्लिश डिक्टेशन में प्रोग्रेसिव मंथली का दिसंबर 25 एक्सरसाइज 20 का फर्स्ट पार्ट होगा। पहले आउटलाइन देख लें। वेलकम यू आता है तो वेल और कम को डिज्वाइन करके लिखा रहता है। वेलकम तो आप जानते ही हैं, लेकिन हमने यू को भी यहां मिला दिया है। वेलकम यू। और एज यू आर अवेयर, एज लिखकर यू आर अवेयर। हायर एडुकेशन के लिए हायर को केशन से काटा गया है। सिंस से भी आइडेंटिफाई करना है क्या वर्ड हो सकता है। हायर के साथ केशन क्या हो सकता है। अर्जेंसी है यहाँ पर, जैसे इमरजेंसी आपके कॉन्ट्रैक्शन में माना गया है तो यहाँ पर एन को ओमिट किया गया है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि एन के साथ अगर एस स्टॉप जोड़ते हैं तो उसका ज्वाइनिंग ठीक नहीं होता है, और ज्वाइनिंग अगर करते भी हैं तो एक टाइम टेकिंग आउटलाइन बनता है और फ्लो नहीं बन पाता है। इसलिए ऐसा नियम बनाया गया, तो हमने वही लगाया इसमें अर्जेंसी, एन को ओमिट करके सी कर दिया। वेल फाउंडेड है, वेल में फाउंड, फाउंड पूरा हो जाएगा, फाउंडेड है तो फंड हाफ नहीं होगा। वेल फाउंडेड, वेल फाउंडेड। और यहां पर एकोम्पेनाइड है। अकॉम्पेनाइड एकोम के लिए के स्ट्रोक ज्वाइन और डिज्वाइन करके रूल बताता है, और उसका मतलब है जिसको ज्वाइन करने में बनता है उसको ज्वाइन करेंगे, ना बनता है तो डिज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने में बनने का मतलब ये है कि जहां से ये जिस पॉइंट पर के इंड किया है वहां से अगर पीएल बीएल आता है तब तो हम ज्वाइन कर देंगे, ऑटोमेटिकली हुक बनाने में ये बैक आ जाता है। और बैक लाना भी इसलिए जरूरी है कि के एंडिंग पॉइंट से पी खींचते हैं तो एब्ट्यूस एंगल बनता है, इसलिए के बाद पी अक्सर जोड़ा नहीं जाता है। और इसके बाद ये जो एन, पी के बाद एन आ जाता है। सोचिए जरा, के बाद पी, पी के बाद एन, ये तो यही नियम हो जाता है, और उसको जोड़ेंगे तो और करेला हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डिज्वाइन करते हैं तो ये बैक आ जाते हैं। जो यहाँ से ऐसे बैक आते हैं तो उठा करके बैक चले आते हैं। और फिर पी के बाद एन नाइड जो आ रहा है, एन मोटा आई जोड़ा हुआ, उसको भी डिज्वाइन कर देते हैं। तो एकोम्पेनाइड हम इस तरह से लिखेंगे, एकोम्पेनाइड। ये हर जगह पर यहाँ से यहाँ चलेंगे एंगल बनेगा, यहाँ से यहाँ चलेंगे एंगल बनेगा। एंगल जो है कोई जरूरी नहीं कि वो विजिबल ही हो। अब ये जो है इसको हम उठा कर करेंगे तो ये मतलब ये इंडिंग पॉइंट से जो पेन उठे तो वहां जाए जहां जाने में ये एंगल, इसका रास्ता जो है पेन या पेंसिल जाने का रास्ता जो है इसके साथ एंगल बनाए, ये होता है इनविजिबल। तो चलिए आगे आते हैं। इल इक्विप्ड है, इल लाइन के आर पार, क्वा हाफ पी करते हैं, इल इक्विप्ड हो गया। उसी तरह से इल ट्रेंड है। और ये जो दो दो वर्ड का आता है हाइफेनेटेड, वो तो हम ग्रामर के अनुसार समझेंगे इसको कि इल इक्विप्ड अगर दो आ रहा है तो हाइफेनेटेड होगा। इसका साइन अलग से नहीं देना है कि इल लिखिए फिर हाइफन के लिए जो ऐसा बीच में लगाते हैं उसको लगाएंगे, तो टाइम टेकिंग हो जाएगा और जो है हम फास्ट नहीं लिख पाएंगे। इसलिए हमने ये रास्ता तैयार किया है। चलिए रिकंस्ट्रक्शन है। री जैसे टू कंसीडर हम ज्वाइन करके लिख देते हैं और कन पढ़ते हैं, उसी तरह से रिकंस्ट्रक्शन है। इसमें के को ओमिट करके ट्रा में ही शन लगा देते हैं, लेकिन ट्रा में आ लगा देते हैं ताकि ट्रा पढ़ा जा सके। यहाँ पर रीमॉडलिंग है, तो वैसे देखिए यहाँ पर दो रूल है। एक रूल ये आता है
कि शुरू में आने वाले आर के पहले अगर वोवेल नहीं होता है तो अब बाढ़ आर होता है, लेकिन उसी में एक सेक्शन में रूल में आया है कि यदि आर के बाद एम आता है तो वहां पर डाउन आर होगा, चाहे ये उसके पहले वोवेल हो या ना हो। जैसे एग्जांपल रूम का लिया जाता है कि आर के बाद एम है और आर के पहले वोवेल नहीं है, फिर भी डाउन होगा। लेकिन यहाँ पर री जो है ये प्रीफिक्स के रूप में आ रहा है, जैसे रिकंसीडर है, रिकंसीडरेशन है, तो ये बहुत सारे वर्ड्स में री हम जोड़ते हैं। तो इसके आधार पर हम री अपवार्ड लिखेंगे और इसमें एम तो ज्वाइन नहीं होगा तो हम इसके ऊपर माथा पर डिज्वाइन करके कर देते हैं और डैल के बाद डॉट भी लगा देते हैं, क्योंकि डैल के बाद इंग जोड़ना मुश्किल है, ये डी का अस्तित्व तो नहीं रह जाता है, फ्लो में लिखने से ये डी कर्व हो जाता है। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, री लिख करके डिज्वाइन करके मॉडल करेंगे, फिर डॉट लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इन कन्फॉर्मिटी विथ द है, तो यहाँ पर इन और कम के लिए डिज्वाइन कर दिया और फॉर्मी। अब एक जो रूल आपने पढ़ा होगा कि ऑरिटी अलिटी, तो हम यहाँ मीटी के लिए भी एम को डिज्वाइन करते हैं, अथवा डिज्वाइन करने में ये एम आर ऐसा आता है कि ज्यादा नीचे हो जाता है और इस तरह से आर आता है तो आगे बढ़ेगा तो ये इसी डायरेक्शन में आएगा। इसके आधार पर हम इसको भी कट कर देते हैं एम से और विद्या जोड़ देते हैं। मतलब ये हुआ कि इन कन्फॉर्मिटी विद्या। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव है, हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कई बार आपने देखा होगा हमारे वीडियो में कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऐसा और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऐसा, डी को डबल करते हैं, इधर सन लगाते हैं और सन में सन हुक लगेगा तो लेफ्ट जाएगा, अब भी हुक लगेगा तो राइट जाएगा, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया। यहाँ आ रहा है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन में वैसे जनरली लिखा जाता है यूलाइजेशन, इसको शॉर्ट करने के लिए हम इतना से भी पकड़ सकते हैं, यूटिलाइजेशन लिखेंगे और पढ़ेंगे यूटिलाइजेशन। ये राधा कृष्णन कमीशन है, राधा कृष्णन हो गया, राधा कृष्णन। और ये जो यहाँ पर ऐसा बनता है स्ट्रक्चर, इसमें ये जो राउंड होकर के यहाँ इस डायरेक्शन में आ रहा है तो थोड़ा सा डिज्वाइन करके, मतलब पेन को उठा करके यहाँ से हम इसी इधर ही आ रहा है ताकि इधर ये जाए और फिर यहाँ पर तोड़ करके के यहाँ से स्टार्ट कर दे। इसलिए हम राधा कृष्णन में कृष्णन के बाद कमीशन जो जोड़ना है तो काट करके हम जोड़ देते हैं, तो हम और इजी फील करते हैं। आप लिख करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए कि इसमें टाइम कम लगता है कि नहीं, ये लिखने में आपका इजी आउटलाइन है कि नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कनकरेंट है, वैसे बुक में या और जो लोग बतलाते हैं वो कनकरेंट को इस तरह से बताते हैं, लेकिन ये जो बार बार मैं कहता हूँ कि एक्टिव सिंगल में फ्लो नहीं बनता है, तो यहाँ भी के बाद अपवर्ड आ रहा आता है तो एक्टिव सिंगल बनता है और फ्लो बनने में बाधा होती है, इसलिए हमने करंट कर दिया है, कन का डॉट करंट कर दिया है तो कनकरेंट हो गया। अगर कनकरेंट लिस्ट भी आता है, समवर्ती सूची इसकी हिंदी होती है, तो कनकरेंट में ऐसा कनकरेंटली अगर आता है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये अब आ रहा है कनकरेंट, फिर ये हेड मेंशन्ड है, हेड लिखकर एम से काट दिया है। तो ये सारे आउटलाइन आपने देख लिए। अब जो है मैटर लिखिए पहले स्लो स्पीड में, जिससे आपको आपके माइंड में ये भी आ जाएगा कि आउटलाइन कैसा होता है, और फिर उसके बाद आप मजे से फास्ट स्पीड में लिखिए। तो चलिए शुरू हो जाइए। आई एम ग्लैड टू वेलकम यू टुडे टू दिस कॉन्फ्रेंस। ये जो आ रहा है वर्ड कॉन्फ्रेंस, इसके लिए आप ये कर दीजिए कन का डॉट मारिए और केवल रेंस लिख दीजिए। देखिए बहुत कम समय में लिख सकते हैं
और नहीं तो बड़ा टेढ़ा हो जाएगा। फरे दीजिए, ये दीजिए, इस तरह से ये कॉन्फ्रेंस, इस तरह से तो हम इस तरह से लिखते हैं कॉन्फ्रेंस, कॉन्कॉर्डेट रेंस। As you are aware, our object is to discuss problems of universities। बहुत आसानी से हमने जो आउटलाइन बनाया उसको लिख सकते हैं बहुत कम समय में। यूनिवर्सिटीज इस तरह से, यूनिवर्सिटीज विद अ स्पेशल reference to the improvement of standard and coordination। पहले से ऐसे आप लोग लिख रहे होंगे तो ऐसा ही लिखिए। अब्बड़ आर को आधा कर देंगे। उसमें रूल आया है हाविंग सेक्शन 2 में कि यदि डाउन आर, आरडी के लिए आर डाउन होता है, आर डाउन हाफ, लेकिन जहां आर डाउन हाफ जोड़ना मुश्किल हो तो यहां पर हम अब्बड़ आर को भी हाफ कर देंगे जिससे आरडी होगा। तो ये रहा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ऑफ फैसिलिटीज फॉर हायर एजुकेशन। It was my intention to call this conference in January, but on account of pressure of work, this could not be done. The problem we have met to discuss is not new, though it has acquired a new urgency after the attainment of independence. You are all aware that for the last 30 years or more, there have been persistent and at times well founded criticisms of our universities. The great importance in the number of students has been accomplished by all the accompanied, यहाँ से देखिए फिर से, in the number of students has been accompanied by a fall in the standard of attainment. Ill-equipped and ill-trained graduates, इस तरह से लिखिए ग्रेजुएट। Ill-equipped and ill-trained graduates have increased the number of the unemployed. ये रहा unemployed। Their indiscipline and task of the purpose have added to our difficulties as a time
when the attainment of independence has posed great problems of reconstruction and development before the country. It was in order to examine the existing defects and made recommendations for the remodeling of university education in conformity with the needs of Free India, that is Radhakrishnan Commission was appointed in 1948. The commission made a careful survey of the entire field and made recommendations for necessary changes in the academic, financial, and administrative setup of our universities in the new context. It redefined the aim and objectives of university education and placed a special emphasis on the establishment of proper relations between the universities on the one hand and the central and state government on the other. One of its basic recommendations was for the creation of a machinery for the most economic utilization of our existing resources by avoiding wastage or unnecessary duplication in the fields of higher study and research. The problem of university education was also considered at the time when the Indian Constitution was being framed. There were detailed discussions as to whether university education should be made a central or a state responsibility. The Radhakrishnan Commission had recommended that the All India aspects of university education, the repercussions and interchanges necessary and desirable between universities and the need of a national guarantee of minimum standard of efficiency acquire that university education should be a concurrent responsibility of the center and the status. The commission had mentioned that coordination of facilities in a special subjects be of the government. Ready for final dictation. Start. I am glad to welcome you today to this conference. As you are aware, our objective is to discuss problems
of universities with a special reference to the improvement of standards and coordination of facilities for higher education. It was my intention to call this conference in January, but on account of pressure of work, this could not be done. The problem we have met to discuss is not new, though it has acquired a new urgency after the attainment of independence. You are all aware that for the last 30 years or more, there have been persistent and at times well founded criticisms of our universities. The great increase in the number of students has been accompanied by a fall in the standard of attainment. Ill-equipped and ill-trained graduates have increased the number of the unemployed. Their indiscipline and lack of purpose have added to our difficulties at a time when the attainment of independence had posed great problems of reconstruction and development before the country. It was in order to examine the existing defects and make recommendations for the remodeling of university education in conformity with the needs of free India that the Radhakrishnan Commission was appointed in 1948. The Commission made a careful survey of the entire field and made recommendations for necessary changes in the academic, financial, and administrative setup of our universities in the new context. It redefined the aims and objectives of university education and placed a special emphasis on the establishment of proper relations between the universities on the one hand and the central and state government on the other. One of its basic recommendations was for the creation of a machinery for the most economic utilization of our existing resources by avoiding wastage or unnecessary duplication in the fields of higher study and research. The problem of university education was also considered at the time when the Indian Constitution was being framed. There were detailed discussions as to whether university education should be made a central or a state responsibility. The Radhakrishnan Commission had recommended that the All India aspects of university education, the repercussions and interchanges necessary and desirable
between universities and the need or a national guarantee of minimum standards of efficiency require that university education should be a concurrent responsibility of the center and the states. The Commission had mentioned that coordination of facilities in special subjects be of the government.